हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल KSL में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वो बात कर देते हैं कौन सा वो टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। वो फ्रेंड्स कहते वो हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है क्या? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहें या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं स्थिर बल। कूलाम बल यानी कि कूलाम का नियम या स्थिर बल के भी नाम से हम जानते हैं स्थिर बल। तो स्टूडेंट्स, इसको हम इतना क्यों इम्पोर्टेंट मानते हैं? इसको इसलिए इम्पोर्टेंट दिया जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें से कुछ न कुछ एक दो एग्जाम्पल कहते कि न्यूमेरिकल जरूर कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं क्या होता है, मतलब कि इसलिए इसको इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब इसमें है क्या चीज़, उसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक से इसको जानते हैं और समझते हैं कि है क्या ये कूलाम का नियम या स्थिर बल होता क्या है। इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी ज़रूरत कब पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत कहते किसके आधार पर दी गई? तो सबसे पहले हम आप बात करते हैं कि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा क्या? गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं? गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या था, किसके ऊपर दिया गया था, किसके आधार पर दी गई थी? तो गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है किन्हीं दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच जो बल उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसी दो यानी किन्हीं दो भार या फिर द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच जो बल उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वहाँ पर। मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, द्रव्यमान वाली वस्तु है, इसको क्या नाम देते हैं? M1। दूसरी एक और वस्तु है जिसका भार कितना है, उसका भार M2। और ये कहते हैं कि इसकी जब भी जो भी दूरी ली जाती है वो केंद्र से दूरी मापी जाती है। मान लेते हैं कि दोनों की दूरी कितनी है, दोनों के द्रव वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है? R है। तो यहाँ पर जो फार्मूला जो उत्पन्न होता है, यहाँ पे मतलब कि इसकी सूत्र की संकल्पना किसने दी थी? तो उन्होंने दी थी, किसने दी थी? न्यूटन भाई साहब ने दी थी। न्यूटन ने क्या कहा था, मतलब कि कैसे खोज किया था कि क्या कह रहे थे, मतलब कैसे खोज किया था कि जब पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब के वृक्ष के नीचे, पता लगता है कि सेब पेड़ के नीचे बैठे थे, तो जब पेड़ डहंगी से टूटा तो नीचे क्यों आया? ये उनके माइंड में ये चला कि ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आ गया वो, मतलब ऊपर जाने बजाय नीचे क्यों आ गया? तो वहाँ पर उन्होंने खुद मतलब कि दिमाग लगाया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कहते दो अगर भार वाली वस्तुओं के बीच में, अगर द्रव्यमान वाली वस्तु के बीच में अगर रखा जाता है तो उनके बीच क्या उत्पन्न होता है? बल लगता है, जिनको हम कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो बल होता है दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के, यानी कि दो द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? बल समानुपाती होता है। दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है बल। और किसके ऊपर निर्भर करता है बल? तो हम कह सकते हैं कि उनकी बीच की, दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही दोनों नियम है कहते। इसी को अगर हम मिला देते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से तो क्या निकल के आता है? F प्रोपोर्शनल M1 M2 बटे R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे GM1 M2, कैपिटल GM1 M2 अपान R स्क्वायर। G क्या होता है? जहाँ कैपिटल G जो होता है उसको कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। जी को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक नियतांक। अब जी को सार्वत्रिक नियतांक क्यों दिया जाता है? तो जी को सार्वत्रिक नियतांक इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पर कहीं पर भी अगर ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी भी जगह पर अगर ले जाकर दो द्रव्यमान वाली वस्तु को रखते हो तो वहाँ पर जो बल लगेगा सबके जगह, यानी कि हर एक वस्तु के जगह क्या लगेगा? वो समान लगता है। इसलिए हम क्या नाम लेते हैं? वहाँ पर जी जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह आता है वो सार्वत्रिक नियतांक के नाम से जाना आता है। इसका मान क्या आता है? तो इसका मान होता है कैपिटल जी का मान 6.27 × 10⁻⁻2 के पावर यानी
जी यानी जी का मान क्या होता है 6.27 इंटू 10⁻23, यही होता है ना जी का मान। एक सेकेंड रुक जाइए, इसको चेक कर ले, कंफर्म कर ले। जी का मान जो होता है वो कितना होता है, जी का मान क्या होता है, एक सेकेंड रुक जाइए आप सभी लोग, रुक जाइए एक सेकेंड। जी का मान जी का मान कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस का 11 होता है। 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस का 11, ये होता है कैपिटल जी का मान होता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि अगर हम नहीं जानते तो मान लीजिए कि हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए सपोज कर लीजिए अब एक अनुभव कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करिए कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी अपने आप में क्या है, बहुत भारी द्रव्यमान वाली वस्तु है, और एक गेंद को अगर ऊपर से छोड़ते हैं तो ऊपर क्यों नहीं जाती है, नीचे क्यों आती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, खुद का दिमाग सोच सकते हैं हम कि नीचे क्या है, पृथ्वी है, ऊपर से जब गेंद को छोड़ते हैं तो कुछ दूरी पर ले आकर छोड़ते हैं, तो हम कहते हैं कि वस्तु पृथ्वी जो है वस्तु के ऊपर क्या है, गेंद के ऊपर क्या लगाती है, एक बल लगाती है। और वो बल कौन सा कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। हम कह सकते हैं कि जो बल होता है यहाँ पर द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, जो बल का मान होता है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं ऐसे भी कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी तरफ वस्तु खिंचती है। तो इसी को हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका बल ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बल का मान जो आएगा G बराबर m1m2/r²। बस सेम इसी के आधार पर हम कूलाम का नियम देते हैं। कूलाम का नियम क्या है, चाहे कूलाम बल का नियम क्या है, चाहे स्थिर बल का नियम क्या है, तो यहाँ पर भी जो आता है कूलाम का जो नियम आता है F, मतलब कि इसकी जो बल यहाँ पे जो दिया गया था, यहाँ पे तो दो द्रव्यमान वाली वस्तु के बीच में दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया था कहते दो आवेशों के बीच में दिया गया था। तो सपोज कर ले रहे हैं कि एक Q1 आवेश है, एक आवेश ये हो गया, दूसरा आवेश ये है, कहते हैं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, r है। तो यहाँ पर भी एकदम सेम उसी की जैसा यहाँ पर कूलाम बल में भी देते हैं। क्या होता है कि दोनों जो बल होता है Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनल, यानी Q1 Q2 के गुणनफल के क्या होता है, वो समानुपाती होता है। ये पहला नियम होता है। कहते हैं हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम यानी कि बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा क्या होता है, उनकी बीच की दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या नियम होता है, जो कहते नियम होता है F का जो मान आता है 1/r² आता है यहाँ पर। तो ये कहते हैं कि F का मान आवेशों के गुणनफल के ऊपर निर्भर करता है, और F का मान R के ऊपर भी क्या होता है, निर्भर होता है। तो अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड की अगर बात करें, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या आएगा, एक सेकंड दोस्तों, तो हाँ दोस्तों देखिए क्या होता है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड क्या कहता है,
मिलाकर सबके फर्स्ट और सेकंड से हल करने पर हल करिए, देखिए क्या आता है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पे जो बल उत्पन्न होता है कहते हैं, यहाँ पर कूलाम ने क्या बताया था कि किन्हीं दो आवेशों के गुणनफल, आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या कहलाता है? कूलाम का नियम कहलाता है। और कूलाम के नियम में यहाँ पर कहते हैं जो बल उत्पन्न होता है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अब वो कैसे जान लेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है? तो उनके आवेशों के चिन्हों के ऊपर निर्भर करेगा। अगर यहाँ पर सपोज करिए माइनस और एक प्लस है तो आकर्षण बल, अगर प्लस प्लस के दोनों आवेश है तो प्रतिकर्षण बल। तो ये कह सकते हैं चाहे माइनस माइनस हो तो भी प्रतिकर्षण। लेकिन यहाँ पे तो दोनों चांसेस बन सकता है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। लेकिन जो हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण में जो होता है केवल और केवल वो कहते हैं आकर्षण ही बल उत्पन्न होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं लगता है, इसमें केवल और केवल आकर्षण ही आकर्षण उत्पन्न होता है। और यहाँ पर आवेश में कूलाम के नियम में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल उत्पन्न होता है। तो अब यहाँ से करेंगे, हल करेंगे तो क्या आएगा? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां K क्या है? K है नियतांक। K को क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। और F बराबर K बराबर K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान होता है। तो अब ये इतना कहने की नोट कर लीजिए, उसके बाद से इसके बारे में और थोड़ा चेक करते हैं। अब यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि जो K का मान है, या फिर हम डायरेक्टली बोल दे कि बल क्या है। बल का मान क्या हर जगह यहाँ पर फिक्स रहेगा। जैसे यहाँ पर द्रव्यमान वाली वस्तु को अगर किसी भी पिंड पर चाहे किसी भी जगह रख देते हो, किसी भी जगह किसी भी माध्यम में, तो वहां पर बल जितना यहाँ पर बल उत्पन्न होगा उतना ही दूसरी जगह पर ही बल होगा। लेकिन क्या इस पर भी वही नियम लगेगा? तो यहाँ पर उस पर वो बात नहीं रहता है। यहाँ पर कहते हैं कि चेंज होगा। अब वो चेंज होगा तो वही चेक करना है कि कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पर बल इतना होगा और वहां पर बल इतना होगा। तो उसी के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे क्या? K की निर्भरता, मतलब बल का मान और चेक करेंगे कि कहाँ पर कहते कितना लगने वाला है। बल का मान किसके ऊपर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा और उसके बाद हेडिंग डालिए K की निर्भरता। क्या हेडिंग डालिएगा? K की निर्भरता। इसको भी डालते हैं। अब हम K की निर्भरता के बारे में सोचते हैं। K की निर्भरता सूत्र क्या आया वो हमारे पास? कहते हैं K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्या आया हुआ है? कहते हैं बल का जो मान आया है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां K का मान क्या आया? कहते हैं K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बोलते इसको हम, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो अब हेडिंग डाल लेंगे हम क्या? हम K की निर्भरता। K की निर्भरता यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को हम जो कहते हैं वो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता? तो वो है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? तो 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है। ये होता है कहते हैं। अब यहाँ पर अब हेडिंग डालिएगा आप लोग एप्सिलॉन नॉट K की निर्भरता। K की निर्भरता किसके ऊपर निर्भर करती है? आप लोगों को फीलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज करिए कि अगर मान लीजिए कि किसी मतलब की वायु में बैठे अगर निर्वात में बैठकर दीवार पर अगर हाथ मारते हैं तो वहां पर जितना बल लगेगा, क्या अगर पानी में बैठकर स्विमिंग पूल में अगर मतलब कि तैर कर दीवार मारते, स्विमिंग पूल में पानी में उतरकर दीवार पर हाथ लगाते हैं
हाथ फेरते हैं तो क्या जितना निर्वात में तेजी से मार रहे उतना ही पानी के अंदर भी मार सकते हैं बल। तो वहां पर बल क्या होगा, निर्वात में तो तेज लगेगा हाथ फेरेंगे, लेकिन माध्यम में बल कम हो जाता है। तो वही बात है यहाँ पर, के की निर्भरता के ही ऐसा चीज है जो बताएगा कि बल कितना आने वाला है, बल ज्यादा आएगा कि कम आएगा। के ही ऐसा एक माध्यम है जो बता सकता है कि बल का मान कम मिलेगा या फिर ज्यादा मिलेगा। तो के की निर्भरता के आधार पर हम चेक करेंगे। तो के की जो निर्भरता वो किस किन किन के मतलब कि किस किस चीजों के ऊपर निर्भर करती है। तो पहला कहते हैं, पहला माध्यम के ऊपर, पहला क्या, माध्यम के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं पहला जो है वो मात्रक के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा किसके ऊपर, तो माध्यम के ऊपर। पहला जो है मात्रक और दूसरा हम चेक करेंगे माध्यम पर निर्भरता। तो पहली हेडिंग क्या रहेगा, मात्रकों के ऊपर क्या आएगा, मात्रकों के ऊपर चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं मात्रकों के ऊपर क्या आएगा। मात्रकों के ऊपर के की निर्भरता चेक करते हैं। तो मात्रकों के ऊपर के की निर्भरता अगर चेक करें तो देखिएगा, कह सकते हैं यहाँ पर के का जो मान आएगा, हल करते के का मान कितना आता है 1 के का मान लिख दीजिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला रहेगा क्या, एसआई मात्रक, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम, एसआई मात्रक। फर्स्ट नंबर एसआई मात्रक चेक कराने की क्या दे, के की अगर निर्भरता चेक करें मात्रक के ऊपर, पहला मात्रक दूसरा माध्यम। तो पहला हमारे पास क्या रहेगा, मात्रक। मात्रक के ऊपर कैसे चेक करेंगे हम, तो के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है ना। तो के का मान निकालिए आप लोग जरा, 1/4 पाई का मान कितना होता है 3.14 और गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये नीचे माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात +12, नीचे 4 गुणे 3.14 गुणे 8.85 यही तो होता है। कहते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट जो 12 दे रहा तो उसको ऊपर करके प्लस कर दिए। अब इसको गुणा करेंगे 3.314, मतलब इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो इसको कैलकुलेशन करने पर कितना आता है 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9। ये हमारे पास क्या आता है, कहते हैं के का मान एसआई मात्रक पर, मतलब कि निर्वात में जब रहता है, निर्वात की विद्युतशीलता बोला गया था ना, नॉट का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। जब निर्वात में हम चेक करते हैं तो वहां पर के का मान जो आता है वो क्या आता है 9 गुणे 10 की घात 9। इसका मात्रक क्या होता है, इनका मात्रक के बारे में थोड़ा चेक करते हैं हम लोग। तो मात्रक क्या आएगा, मात्रकों के ऊपर चेक करते हैं। मात्रक जो आएगा पहला हम निकालने जा रहे हैं क्या, एसआई मात्रक। किसका एसआई मात्रक, मात्रक निकालेंगे के का एसआई मात्रक। पहला एसआई मात्रक निकालेंगे तो क्या आएगा, कहां से निकालेंगे, बल के सूत्र से। तो F बराबर के होता है ना, पहले के लिखेंगे हम, के Q1 Q2 बटे R²। के का मान निकालिए आपसे, तो F R² बटे Q1 Q2 बराबर क्या आएगा के। अब यहां से आसानी से के का मान निकल सकता है। बल F क्या है, बल का मात्रक एसआई न्यूटन, त्रिज्या का मात्रक मीटर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, बटे Q1 का भी मात्रक कुलाम और Q2 का भी मात्रक कुलाम। तो यहाँ से क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। किसका मात्रक आ गया, तो ये हमारे पास आया हुआ है के का मात्रक, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। तो ये आता है के का एसआई मात्रक। अब दूसरी चीज, अभी तो एसआई मात्रक में निकाला गया था ना, अब हम निकालते हैं क्या, सीजीएस मात्रक। के का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो चलिए के का सीजीएस मात्रक रखते हैं, देखते क्या आता है। लिखते हैं यहाँ पर के का सीजीएस, के का सीजीएस पे अगर चेक करेंगे, मतलब कि मात्रक एसआई में चेक किया, सीजीएस मात्रक में चेक करते हैं। तो सीजीएस मात्रक अगर हम चेक करेंगे तो रखिए, देखिए क्या आता है, के है, के लगाइए गुणे 9 गुणे 10 की घात
9 है तो 9 लगा दीजिए। ये क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यही तो लिखा है। अब रखिए मान, न्यूटन का एक चीज हम बता दें यहाँ पर, सॉरी एक चीज हम इसको मिटा लेते हैं, दूसरी लाइन्स करते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहीं पर। याद रखिएगा कि एसआई मात्रक में जो हमारा मान आता है के का 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये के का मात्रक आता है। अब सीजीएस मात्रक में क्या आएगा के का मान, वो चेक करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। के का सीजीएस मात्रक में क्या आता है मान, तो वो निकालते हैं, कहते इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। क्या आता है के का सीजीएस मात्रक में मान, के का सीजीएस मात्रक में मान बताइए। 9 गुणे 10 की घात 9 आया है। चलिए क्या आया है, के का मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। रखिए यहाँ पर किसमें हम निकाले, कहते हैं सीजीएस, दूसरा नंबर है ये सीजीएस पद्धति में, चाहे सीजीएस में बताइएगा। सीजीएस में के बराबर 9 गुणे 10 की घात 9। एक काम पहले कर ले कि न्यूटन का मात्रक, एक न्यूटन में कितना सीजीएस होता है, तो एक न्यूटन में कितना सीजीएस होता है, तो 10 की पावर 5 अर्ग होता है, 5 अर्ग होता है। और एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। और एक कूलाम में कितना मान होता है, तो इसका मान कितना होता है, सीजीएस मतलब कूलाम, एक कूलाम आवेश किसका मात्रा है, कूलाम का मात्रा क्या होता है, सॉरी आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो एक आवेश में कितना कूलाम, मतलब कि एक आवेश में कितना सीजीएस होता है, चाहे एक कूलाम में कितना सीजीएस होता है। तो वहां पर हम आपको बताए थे, जब मात्रकों की जब पद्धतियां बता रहे थे, तो वहां बताए थे कि ESU जो होता है वही सीजीएस मात्रक होता है। तो वहां पर क्या आया था, 9 गुणे 10 की घात 10 आया था। कितना आया था वहां पर, चेक कर लीजिए आप लोग यहाँ पर फटाक से, एक सेकेंड। आप लोग याद नहीं रखते हो तो इसलिए थोड़ा देखना पड़ जाता है, याद रखा करिए। 3 गुणे 10 की घात 9 आता है। क्या आता है, 3 गुणे 10 की घात 9 ESU, यही होता है सीजीएस मात्रक। अब रखिए यहाँ पर के बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, न्यूटन की जगह क्या रखेंगे, न्यूटन का मान कितना होता है, 10 की पावर 5, 10 की पावर कितना होता है 5। अब बट्टे सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यानी मीटर, सॉरी एक सेकेंड गलत हो रहा है, ये हो गया न्यूटन का मान। अब मीटर का मान कितना होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 को 10 के पावर 2 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 तो लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए। कूलाम का स्क्वायर, तो कूलाम का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 10 की घात 9 के पावर 2। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आ गया वो सीजीएस पद्धति में के का मान आ गया। तो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 5, 2 दूना 4, 10 की पावर 4। अब बट्टे क्या हो जाता है, कहते यहाँ पे जो हो जाएगा 3 का वर्ग 9 गुणे 9 दूना 18, 10 के पावर 18। तो देखिए 10 के पावर 5, 10 के पावर 4 9, और 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 9 18 हो गया, 18 से 18 कट गया, और ये 9 से 9 कट गया। तो के का मान फिर कितना आ गया हमारे पास, कहते के का मान 1 आ गया। ये कौन सी पद्धति में आया, सीजीएस पद्धति में हमारा के का जो मान आता है वो 1 आता है। देखिए बदल जा रहा है यहाँ पर। तो वही बात हम आप लोग इस कहने को कह रहे हैं कि माध्यम के ऊपर बल का मान, आवेशों के बल का जो मान होता है वो निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमानों का जो बल होता है वो माध्यम से मतलब नहीं रखता है। वहां पर सदैव आकर्षण लगता है, लेकिन यहाँ पर आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लगता है। तो ये हमारा था, क्या कहते हैं इसका, के की निर्भरता देख चुके हैं। और जब के की निर्भरता देख चुके हैं तो अब आप हम लोग हेडिंग लगाइएगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होता क्या है, विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा समझते हैं। विद्युत क्षेत्र है क्या चीज, उतार लीजिए तब बताते हैं विद्युत क्षेत्र है क्या चीज। बहुत आसान टॉपिक है, कहते हैं
मजा आ जाता पढ़ने में कहते इसको। और आप लोग तो पढ़ रहे हैं तो आप लोग तो और आनंद आना चाहिए। जब हम लोग इतना मजा आता पढ़ाने में तो आप लोग तो और आनंद आना चाहिए, इसको पढ़ने में कहते हैं। हेडिंग लगाइएगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र है क्या चीज, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। विद्युत विद्युत क्षेत्र है क्या चीज। सपोज कर लीजिए कि एक गांव है, दो गांव हैं, एक गांव ये और एक गांव ये है। एक ये दूसरे व्यक्ति का है, मतलब कि यहाँ पे मान लेते हैं किसी दूसरे व्यक्ति का है, मान लेते हैं कि मोहन का गांव है और ये क्या है, रोहन का गांव है। तो रोहन का गांव अलग और मोहन का गांव अलग, मतलब ये अपने एरिया में मोहन को नहीं जाने दे रहा है और मोहन रोहन को अपने एरिया में नहीं आने दे रहा है। तो यहाँ पर जो हिस्सा बना हुआ है कहते हैं कि इनका अपने आप में एक क्षेत्र बना हुआ है, मतलब इस बंधक से बाहर इसके अंदर नहीं जा सकते वो, और इसके अंदर ये व्यक्ति इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हर एक चीज का अपना अपना क्षेत्र होता है। जैसे हमारा है घर, घर में अगर कोई व्यक्ति, अगर अनजान व्यक्ति आ जाता है रात में तो पीटे जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को घर में आ चुका है, वो हम लोगों के एरिया में आ चुका है। लेकिन अगर वही रात को कहते, अगर हम लोग घर से बाहर ही रह जाए तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे उसको, क्योंकि हम लोग अभी एरिया में वो नहीं आया हुआ है। लेकिन अगर बाई चांस हम लोग घर में आ गया कहते हैं तो क्या एग्जाम लगा जाते हैं, इल्जाम क्या लगा देते हैं हम, चोरी का एग्जाम लगा दिया जाता कहते हैं। यही तो होता है, मतलब हम लोगों के एरिया में आ गया, मतलब हम लोगों के क्षेत्र में आ चुका है। अब वो अनजान व्यक्ति हम नहीं जानते, मतलब वो कहीं ना कहीं चोरी करने या फिर किसी और के मजरे से वो आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि हर एक चीज का, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी जानवर, हर एक चीज का अपना अपना क्या होता है, एरिया होता है, कहते हैं रेस्ट्रिक्शन होता है कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है कि आवेश, वैसे ही हम कह सकते हैं कि आवेश का भी एक क्या है, एक लिमिट ही है कि इसके अंदर के व्यक्तियों को, इसके अंदर अगर कोई भी चीज ले आते हो तब उसके ऊपर क्या लगाता है, अपना मतलब कि प्रभाव उत्पन्न करता है। लेकिन अगर यही आवेश को मान लो बाहर रख दिए तब इसके ऊपर कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। ये वाला आवेश इस आवेश के ऊपर प्रभाव नहीं उत्पन्न करेगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या परिभाषा क्या दे सकते हैं आप लोग कि आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के ध्यान सुनिए परिभाषा, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर, जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, या फिर ऐसे कह दे जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर किसी विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव का अगर अनुभव करता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कि आवेश के लिख देते हैं यहाँ पर परिभाषा, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, आवेश के चारों तरफ का, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर बल का अनुभव करे, बल का अनुभव करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, फिर उसी को हम नाम देते हैं क्या, उसे हम विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। विद्युत क्षेत्र, अगर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि हमारा कोई घर है, यहाँ पर ये हमारा घर है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कोई अगर और आ रहा है, अगर यहाँ पर आ गया तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एक बल लगाएंगे, उसके ऊपर मारे पीटेंगे कि हमारे एरिया में कहाँ आ रहे हो, तो हम उसके ऊपर एक बल लगाएंगे। तो अगर बल लगाना स्टार्ट कर दिए मतलब वो समझ जाएगा दूसरा वाला व्यक्ति कि कहीं ना कहीं हम दूसरे के एरिया में घुस चुके हैं। तो दूसरे के एरिया में जो घुस गया है तो जहां पर घुसा हुआ है वही उसका क्या बन जाएगा, इसका
क्षेत्र समझ जाए कि हम उसके क्षेत्र में आ चुके हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अगर इसमें कहते हैं किसी अन्य आवेश को अगर लाकर रख देते हैं तो अगर ये आवेश बल का अगर अनुभव करता हो तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसको हम किससे लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं ई से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसको किससे दिखाते हैं हम, ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगली हेडिंग क्या रहेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, ये समझ में आया ना विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कितना तेजी से उसके ऊपर तगड़े से लगाया गया होगा बल। ये वाला आवेश इसके ऊपर धीरे धीरे मतलब तनाव, मतलब कि कहते हैं कि उसके ऊपर फोर्स दे रहा है कि एक बार एक झटके में दे दिया है। जैसे नहीं कहते हैं कि कोई राजा ऐसा होता है, मान लो दो राजाएं हैं, दो राजा है, दो गांव हैं, एक गांव ये है और इस गांव में कोई एक राजा बैठा हो, मान लेते कि कोई किंग है, राजा है। इसके गांव में एक कोई दूसरे गांव से राजा, यानी कि दूसरे गांव से एक कोई व्यक्ति निकल करके आ रहा इस गांव में, तो ये शायद क्या कर सकता है कि इसको जैसे ये ए वाला व्यक्ति मान लेते इस गांव में पहुंचा तो ये आज मतलब कि अपना जो रोज इस गांव का जो राजा है उस राजा ने गांव वाले को क्या कह दिया, आदेश दे दिया कि उसको मार दो, तो उसको क्या कर देगा, खत्म कर देंगे। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो शासन है वो बहुत सख्त है, मतलब दुश्मनी इतनी कर्री चल रही उनके बीच कि वहां पर यहाँ का व्यक्ति यहाँ नहीं जा सकता और यहाँ का व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मतलब कि आकर आया इस गांव में, पता नहीं किसी और से काम से ले आया हो, मान लीजिए दूसरे काम से आया, लेकिन ये क्या किया, उसको बिना बात पूछे उसको मरवा के फेंकवा दिया। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनमें जो तीव्रता है, इस गांव की जो लोग हैं वो बहुत सख्तीले हैं, बहुत कहते हैं कि टाइटली है यहाँ पर। और यही मान लेते हैं कि यहाँ का व्यक्ति अगर कहते हैं यहाँ पर पहुंच जाता है, जैसे नहीं कहते हैं कि आप लोग स्कूल में बैठते हैं तो किसी स्कूल में कहते हैं कि जो वो होता है शासन होता है वो सख्त होता है, और किसी स्कूल में शासन बहुत कमजोर होता है, ढीलापन चलता है। तो जिसमें ढीलापन बनता है तो उसमें बच्चे आवाजाही मतलब कि आना जाना लगाए रहते हैं, और जिसमें शासन होता है तो उसमें बच्चे डरे रहते हैं, डर लगता है उनको कि कहीं हमारे ऊपर कोई फाइन न लग जाए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, रूल्स होते हैं। तो जिसमें कहते हैं कि तनाव ज़्यादा होगा वहाँ पर कहते हैं मतलब जिसमें रूल ज़्यादा होंगे वहाँ पर तनाव ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर आशा करते समझ में आया होगा। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये होती है कि आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर, परिभाषा लिखने जा रहे इसको हम यहाँ पर केवल कहते हैं कि आवेश को लाए थे तो बल का अनुभव किया था। यहाँ पे लिखने जा रहे हैं क्या, मान लेते हैं कि ये कोई आवेश है, क्यू कूलाम का क्षेत्र है, इसमें किसी क्यू नॉट को लेकर क्या आया हो तो इसके ऊपर क्या लगाएगा, या तो आकर्षण लगाएगा या तो प्रतिकर्षण। आकर्षण कब लगाएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्यू नॉट को कहते हैं धन परीक्षण आवेश। क्यू नॉट को क्या नाम दिया जाता है, धन परीक्षण आवेश। और क्यू क्या होता है, परीक्षण आवेश, सॉरी परीक्षण नहीं, केवल आवेश होता है। क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश और क्यू केवल आवेश। तो हम कहते हैं कि जो परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है, इसको धन परीक्षण आवेश के नाम से भी जानते हैं हम, परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है। तो हम परिभाषा क्या देंगे कि आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अगर वो अनुभव करने लग जाता हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब यहाँ पर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य धन परीक्षण आवेश, इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट एफ लिख दीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अन्य धन परीक्षण आवेश को हम क्यू नॉट कहते हैं। अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या मतलब कि आकर्षण कब होगा,
या तो आवेश कह दे, ये वाला आवेश जो बल लगा रहा है वो तो या तो माइनस होगा, या तो अब माइनस होगा तो आकर्षण, प्लस होगा तो वो आकर्षण, या प्लस होगा तो प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो उससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q0। परीक्षण आवेश होता है जिसके ऊपर क्या लगता है? बल। किसके द्वारा? विद्युत क्षेत्र के द्वारा। तो E बराबर F/Q0 क्या होता है? कहते ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। मतलब विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो उतार लीजिए। अब कहते हैं फटाक से, है समझ में आ रहा ना? मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब क्षेत्र किसको कहा जाता है? हर एक चीज का अपना अपना एक एरिया होता है। जैसे मान लीजिए कोई बिजली होती है तो लोग नहीं कहते हैं कि तार अगर गिरा हुआ होता है, चाहे तार अगर गुजरा होता है, कहते नग्न होता है अगर वो तार, तो उसके बगल में नहीं जाने देते। क्या कहते लोग? धारा अगर बह रही है तो उसके बगल में क्या कहेंगे कि वहां पर न जाइएगा, वहां पर बिजली, मतलब वो तार क्या कर लेगा, अगर पास जाएंगे तार को तो खींच सकता है। तो कैसे खींचेगा? उसके अगर क्षेत्र में जाएंगे तब। या फिर हम एक और एग्जाम्पल दें, अगर मान लीजिएगा अगर पृथ्वी के अगर क्षेत्र में अगर कोई चीज गिराया जाता है तो पृथ्वी अपनी तरफ वो क्या करती है? उसको आकर्षित करती है। तो पृथ्वी का अगर क्षेत्र में होगा तो वो आकर्षित करेगी, और पृथ्वी से अगर क्षेत्र से बाहर हो तो आकर्षित नहीं करेगी। तो हर एक चीज का क्षेत्र होता है। और यहाँ पर भी कहते हैं कि आवेश का भी तो वो क्षेत्र होगा जिसको हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उतार लीजिए। बस आज की वीडियो में बस केवल इतना ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग कहते हैं अच्छे से समझा करिए, कहते हैं जितना बताया करें एकदम ध्यान से, फोकस से एकदम समझा करिए, फोकस दिया करिए। इधर बोर्ड के ऊपर जितना बताया करें लिख लिख कर, उतना बिल्कुल एकदम कायदे से नोट्स पर उतारते जाया करिए। बहुत अच्छे से समझ आएगा। और हम वादा करते हैं कि अच्छे से अच्छे नंबर को और आप लोग प्रस्थान कर जाएंगे अगर समझ में आ जाएगा बढ़िया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस वीडियो में बस इतना ही।